Welcome, everyone. Uh, Manas Shukla here. As you are aware that we have created this channel for dissemination of information about UC. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आई कीप ऑन इंटरव्यूइंग वेरियस एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऑल्सो। तो आज हमारे साथ लकीली आज ये दिन है जहाँ पे आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में एक डॉक्टर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले शेयर भी किया था कि उनका नाम है डॉक्टर शीतल एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो आज मैंने उनको बुलाया था, स्पेशली इनवाइट किया था उनके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आने के लिए कि हम सबके साथ वो बता सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें अबाउट व्हाट शी इज़ डूइंग इन हेल्पिंग पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस। वैसे ये और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में, डिसीजेस के बारे में लोगों की हेल्प करती हैं। एंड शी इज़ इनटू, लाइक आई टोल्ड यू, शी इज़ इनटू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जहाँ पे वो तरह तरह की थेरापीज यूज़ करती हैं अपने पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए। तो एक्यूप्रेशर भी जैसे इसमें आता है, कलर थेरापी, मैग्नेटिक थेरापी, डाइट काउंसलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप आज मैं डॉक्टर शीतल का इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आज हमारे चैनल पे अपना प्रेशियस टाइम निकालने के लिए। थैंक यू डॉक्टर शीतल फॉर टॉकिंग टू थैंक अस। यू। तो सबसे पहला जो मेरा आपका सवाल है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक बहुत शॉर्ट में आपको क्या नजरिया है, क्या डिसीज है, क्यों होती है लोगों को? अच्छा। क्योंकि मेरे सर। मैंने मेरा सवाल हाँ। पूछने का रीजन ये है कि जो पेशेंट, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो बहुत ओके। सारा टाइम जिससे जैसे ही हमको ये डिसीज आती है, हमें शुरुआत होती है तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ। हम वी आर इन अ डिनायल मोड एंड वी आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स कि मेरे को ही क्यों हुआ ये। तो इसके बारे में अगर इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन इट। ओके, श्योर। बेसिकली जैसे आप बोल रहे हो कि ये मुझे ही क्यों हुआ, या ये क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होते हैं। तो जैसे मैं डील कर रही हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि 90% ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमैटिक। यानी आपकी थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस को लेकर वो डिजीज होती है। अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ऐसा होता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें जो है अल्सर फॉर्म हो जाता है। अल्सर वो फॉर्म होने की वजह से वहां की जो इंटरनल लाइनिंग है, सपोज करो ये लाइनिंग है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें अल्सर हो गया। अगर सबकी स्किन में छाले पड़ गए, यहाँ पर आपको जख्म हो गई, तो ऊपर की जो प्रोटेक्टिंग स्किन लेयर है वो निकल जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे छोटा सा भी जख्म हो गया, उस पर पानी भी लग जाए, तो आपको जलन होने लगती है। उसी तरह की ये जो लार्ज इंटेस्टाइन अपनी होती है, वहां की जो इंटरनल लाइनिंग है, स्किन की लेयर जो है, उसमें छाले पड़ जाना, है ना, अल्सर हो जाना, ये होता है। तो वहां का जो लेयरिंग है वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है। और वहां उस वजह से क्या होता है कि बार बार डायरिया का प्रॉब्लम, बार बार मोशन के लिए आपको जाना पड़ता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, कई बार वेट रिडक्शन होता है, बिकॉज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे क्योंकि वो एरिया अफेक्टेड है। तो आपका वेट लॉस होना, बहुत ज्यादा थकावट लगना, एनर्जी लेवल आपका बहुत लो रहना, आपको इरिटेशन होना, क्योंकि आप सोशल लाइफ, सोशल गैदरिंग एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको बाहर जाना होगा तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा ट्रैवल करने के पहले, क्योंकि बार बार मोशन हो रहे हैं, तो आप एक डिस्टेंस कर लेते हो बाहर जाने से। तो ये चीजें होती मेरे है साथ तो बहुत हुआ अल्सरेटिव डॉक्टर, जब मैं रिलैक्स में था तो मेरे साथ ये बहुत होता था। तो मुझे भी ओके। सोचना पड़ता था कि जाऊं कि ना जाऊं, और जाऊं तो क्या तैयारी करके लेके जाऊं, सो दैट आई ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड टॉयलेट और नियर बाय सो दैट आई कुड रीच देयर। आप सही करेंगे। यस प्लीज। तो अभी ये बताइए कि आप होता क्यों और क्या ये रिवर्सिबल है? आपने होता क्यों ये तो बताया, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस 99% एक रीजन है, साइकोसोमैटिक रीजन इसका एक रीजन होता है, स्ट्रेस राइट। होता है। तो क्या इसको इसकी हम काफी रिवर्स कर सकते हैं? रीजन है। नो, आई टेल यू कि ये होता क्यों है। इसके काफी रीजंस है। जैसे कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अगर पेरेंट्स को है तो आपको होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। अगर जैसे कि अगर आप अपने खाने पीने में, डाइट हैबिट्स में, डाइट टाइमिंग में, या तो फिर एडिक्शन काफी है लोगों के, जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं या टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग कर रहे हैं ज्यादा,
तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी का एसिड लेवल बढ़ जाता है। या खाने में भी ऐसी चीजें, जैसे ज्यादा स्पाइसेस ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी का एसिड लेवल बढ़ जाता है, और एसिड जितना बढ़ेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अल्सर फॉर्म ज्यादा हो जाएंगे। तो वो एक हो सकता है। आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, आप देखिए कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको ये होता है कि उनको हमेशा लगता है दे आर नॉट इनफ, देयर इज समथिंग, लेटिंग वो बहुत इजी नहीं होता है कि कोई चीज छोड़ दो, कोई चीज हो गई चलो छोड़ो जाने दो आगे बढ़ो, वो लेटिंग गो प्रोसेस नहीं होता है। एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है उनको अपने आप के फ्यूचर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, एक फियर कहीं ना कहीं होता है। तो ये चीजों की वजह से थोड़ा भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन आ जाता है, या उनको ओवरबर्डन हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो भी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक बोल दो, लाइफस्टाइल रिलेटेड बोल दो, इसको स्ट्रेस रिलेटेड बोल दो, कभी मेजर इन्फेक्शन हो गया, आई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी मेजर इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा हेडेक हो गया, कुछ पेन हो गया, तो वो पेन किलर खाते रहते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म तक आप पेन किलर खाते रहते हो तो भी आप अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट बन सकते हो। सो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हो सकते हो। तो आप जैसे बोल रहे थे कि ये मुझे ही क्यों हुआ, मे बी वन ऑफ द रीजन, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी लाइफस्टाइल रिलेटेड, इट कुड बी स्ट्रेस। और एक और जो सवाल आता है रीजंस की, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था और काफी कुछ लोगों से भी उनका ओपिनियन सुना जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स ने भी मुझे बताया। डॉक्टर्स तो नहीं जनरली जनरली बताते हैं ये बात, बट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से भी ये हमारे लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है वेयर इन वी कुड लेटर ऑन गेट गेट दिस डिसीज। तो एंटीबायोटिक्स का भी कोई यस रोल इट्स है ज़्यादा करेक्ट। खाना? यस इट इज राइट, बिकॉज जितनी ज्यादा आप मेडिकेशन लेते हो, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, कुछ डिजीज है, कुछ हो गया, और आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी ये जो मेडिसिन है वो बॉडी का एसिड लेवल, पीएच लेवल एसिडिक बना देता है, और उसकी वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन में ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, पेन किलर, ये भी रीजन हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ओके। तो अब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या ऑफर करती है एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी? व्हाट डू यू ऑफर फॉर द यूसी पेशेंट्स? जैसे आप करती हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी सी करती मैं हैं। ये कहना चाहता, हाँ, जी जी प्लीज बताएं। यस मैं बेसिकली कोई भी मेडिसिन नहीं देती हूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर डिजीज आपके बॉडी में हुआ है, अगर दैट पावर इज देयर विद इन यू कि यू कैन क्रिएट अ डिजीज, डेफिनेटली देयर इज अ पावर विद इन यू टू हील दैट डिजीज। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये बड़ी बीमारी हो गई, तो टेंशन ले लेते हैं कि ये बीमारी हो गई, अब दवाई लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर बीमारी अंदर हुई है तो बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी भी है। तो आई बिलीव इन इट कि अगर आप ये हीलिंग पावर को जान लो और हीलिंग की मोडालिटीज को जानते हुए उस पावर को आप यूटिलाइज करो राइट वे में, तो आप अपने बॉडी को इंटरनली हील कर सकते हैं। तो मैं कोई भी मेडिसिन नहीं देती हूँ, बट मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज देती हूँ, जिसमें मैं जो भी पेशेंट अप्रोच करते हैं उनको बोलते हैं ना, वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर सके अपना, ऐसी मोडालिटीज बताती हूँ। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में ये होता है कि एक तो बहुत इजी टू लर्न है, सेकेंड उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है, इजीली अप्लाई कर सकता है। जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट, अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स मुझे पता है हाथों में कहाँ है, और मैं जनरली सिर्फ हाथों से भी उसको रबिंग या मसाजिंग कर देती हूँ, इसके लिए मुझे कोई टूल्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक्यूप्रेशर भी डेली बेसिस पे करना शुरू कर दिया, तो भी मैं इसमें निजात पा सकती हूँ। कलर थेरेपी, जैसे कि हमारे 7 चक्रास है, सातों चक्रा के कोई कलर है, और उस चक्रा के रिलेटेड एक सिस्टम है, जिसकी वजह से अगर उसमें आप अलाइनमेंट में डिफर हो गया तो आपको डिजीज हो सकती है। तो जैसे वाटर कलर थेरेपी होती है, पिरामिड से वाटर कलर थेरेपी देना, या सिंपली इस तरीके से कलर्ड बॉल्स आते हैं, उसको कब आप यूज करना है, खाने के कितने टाइम पहले यूज करना है, कितने समय तक यूज करना है, या तो आप सिंपली एक्यूप्रेशर की जिम्मीज आती है, या पेंसिल या पेन भी यूज करके आप वो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूप्रेशर दे सकते हो, और आप अपने आप को रिलीव कर सकते हो। छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं, क्लस्टर मैग्नेट या प्यूअर मैग्नेट, वो मैग्नेट आपने लगा के, बहुत सिंपल थेरेपी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये मैग्नेट कहाँ लगाना है। अगर आपने वो मैग्नेट वहां पर लगा दिया तो भी, और लगाकर छोड़ दो 6 से 8 घंटा, और वो मैग्नेट आपका वो वहां पर काम करता रहेगा,
तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, जैसे साउंड हीलिंग देती हो। जैसे बोला कि ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है, आप जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो साउंड हीलिंग की ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो, आपके चक्र और ऑरा जो है अलाइन हो जाते हैं। अगेन आई गिव योगिक थेरेपीज, मुद्रा टेक्निक, सिंपल मुद्रा टेक्निक। आपको पता होना चाहिए कि वायु का पॉइंट कहाँ पर है, पित्त का पॉइंट कहाँ पर है, कफ का पॉइंट है। And if you just simply do a definite mudra technique for 10 to 15 minutes also, तो वो भी आपको रिजल्ट देगा। योगिक रिलैक्सेशन करते हो जिसमें आप हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर रहे हो। देर आर सर्टेन थेरेपीज जिसमें आपके जो नेगेटिव इमोशंस है वो आप रिलीव कर सकते हो, कि जैसे कि एंगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सैडनेस है। तो एक सिंपल मेथड होता है कि कहाँ पर आपको कौन सा फिंगर होल्ड करना है और कौन सा नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालना है और कैसे पॉजिटिव इमोशंस को आपको अट्रैक्ट करना है। तो ये सिंपल सिंपल ऑल्टरनेटिव हीलिंग की थेरेपीज है जो अगर आप फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, इसके लिए आपको हार्डली 15 to 30 मिनट स्पेंड करना है अपने लिए, कोई दवाइयाँ नहीं खानी है और आप अपने आप को हील कर सकते हो। और यस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डाइट, आई एम अ डाइटिशियन, सो हाँ, मैं मैं इसी उनको सवाल पे भी आने वाला था, आपने इसको कवर कर उनका लिया, अच्छी डाइट बात है। चार्ट बना। हाँ हाँ, डाइट डाइट पे जी, प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू। यस प्लीज। हाँ, सो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बिकॉज जैसे हमने बोला कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। डाइट जैसे कि अगर हम लोग हेल्दी डाइट में बोलते कि फ्रूट्स आ गया, सैलेड आ गया, सूप आ गया, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स को हाई फाइबर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो या तो फिर रॉ फूड उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर उन्होंने सैलेड खा लिया जिसमें हाई फाइबर है तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उनको कुक फूड खाना है, उनको घर पे बना हुआ खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, या जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव है, कलर्स है, या जिस फूड खाने से आपका एसिड लेवल बढ़ जाता है वो आपको कम कर देना है। चाय कॉफी ज्यादा नहीं लेनी है, या तो अल्कलाइन रिच फूड आपको खाना है। तो डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने इतनी सारी थेरेपीज बताई, तो अभी एज अ पेशेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आई फील काइंड ऑफ ओवरवेल्म कि इतनी सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, इतनी सारी थेरेपीज क्या मुझे एक साथ करनी पड़ेंगी क्या मुझे, और उसके साथ डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, और ये सारा मुझसे होगा कैसे, और साथ साथ मैं कुछ आई एम एक्सप्लेनिंग अ बिट मोर कि मैं जो अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, अगर मैं दवाइयों पे हूँ, कोई उसी पेशेंट अगर दवाइयों पे पहले से है, जैसे कि एक डॉक्टर ने इसको बोल रखा है कि आपको ये वाली दवाइयाँ, एलोपैथी डॉक्टर ज़्यादातर लोग एलोपैथी पे जाते हैं। तो एलोपैथी में क्या होता है कि फिर वो जैसे ही आप राइट। दवाई जब तक ले रहे हैं तब तक रिलीफ रहता है और वो छोड़ना नहीं होता है, लेते रहना पड़ता है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो हो जाता है। अब उसी बीच में अगर मैं चाहूँ एज ए यूसी पेशेंट कि मैं आपका ट्रीटमेंट या ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर लूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मेरी जो दवाइयाँ हैं उसमें कुछ, जो एलोपैथी वाली दवाइयाँ खा रहा हूँ उसमें कोई इंटरफियरेंस होगा या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन का कोई हो सकता है रीज़न? सबसे बड़ा तो मेरे के लिए मुझे जानना है कि टाइम हम इसके लिए कितना, आपने जैसे बताया थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आपने इतनी सारी चीज़ें थेरेपीज बताई तो क्या वो सारी करनी है साइड बाय साइड, और डाइट वाला भी करना है, या थोड़ा थोड़ा शुरू करके फिर धीरे धीरे अपने आप को प्राइम करके हमें ज़्यादा चीज़ों को लेना है अपनी लाइफ में, थेरेपी और डाइट? ओके सर, जैसे कि आपने बोला कि ज्यादातर लोग एलोपैथी की तरफ इसके लिए जाते हैं, डेफिनेटली बिकॉज प्रॉब्लम ऐसी है कि उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए रहता है, इसलिए एलोपैथी की तरफ जाते हैं। और एलोपैथी में ऐसे होता है या तो एनिमा दिया जाता है, जो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, तो फिर ओरल टैबलेट्स दी जाती है। कई सीवियर केसेस में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं 6 to 12 वीक्स तक, उसके 50 to 60% रिजल्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही आपने मेडिसिन बंद कर दी वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, तो ये थोड़ा टीडियस हो जाता है पेशेंट के लिए कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन लेते रहना पड़ता है। तो इसमें ऐसे है कि हम लोग ये जो पर्टिकुलर डिजीज है वो रिवर्सिबल है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे डायबिटीज आपको हो गया, या आपको ब्लड प्रेशर हो गया, या आपको थायराइड हो गया, तो ये डिजीजेस कैसे है, इसके लेवल्स आप मेंटेन कर सकते हो कि ये बढ़े ना, राइट। तो उसी तरीके से अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आप बोल सकते हो कि आपको लाइफ लॉन्ग अपने डाइट में ध्यान देना होगा डेफिनेटली। और जैसे आपने बोला कि आपको ये लग रहा है कि इतनी सारी थेरेपीज मुझे एक साथ करनी है तो कैसे करनी है,
तो हर एक पेशेंट जो होता है इंडिविजुअल होता है। जैसे हमने बोला कि सिम्टम्स क्या है, मे बी शायद आपको गुस्सा आता हो तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हो, कोई और है जिसको स्ट्रेस हो जाता है और एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है तब उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, या कोई अदर फीमेल्स है जिनको घर की और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ बहुत ज्यादा आ जाती है और वो पैनिक मोड में चले जाते हैं तब उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एवरी पेशेंट इज ए इंडिविजुअल पेशेंट। तो जब पेशेंट हमें अप्रोच करता है तो मैं उनकी एक रिकॉल ले लेती हूँ। एक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनको समझना कि उनकी समस्या क्या है, ये उनको कब हो रहा है, या ट्रिगर पॉइंट इनका क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको इमोशनल ब्लॉक क्लियरिंग किया जाता है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इमोशनल ब्लॉक है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ले लेते हो, आपको डेलीगेट करना नहीं आता है, या तो आपका ये बिहेवियर है कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, या तो आपका ये बिहेवियर है कि मुझे लेट गो नहीं करना होता है, जो भी मुझे किसी ने बोल दिया तो मैं होल्ड बैक कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, या वो मुझसे जल्दी से छूटता नहीं है। तो अगर आपकी ये बिहेवियर पैटर्न्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और मैं उनकी फर्स्ट थिंग जो करती हूँ वो इमोशनल ब्लॉक क्लियरिंग करती हूँ। इससे क्या होता है 60 to 70% हम लोग रूट कॉज पे काम करें। एलोपैथी में क्या करें, आप सुपरफिशियल यानी सिर्फ आप अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो इशू है उस पे काम करें, बट उसका रूट कॉज है उस पे आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। यहाँ पे क्या है, पहले आपका रूट कॉज जो है उस पे ट्रीटमेंट दी जाती है, तो 60 to 70% प्रॉब्लम वहां पर आपकी सॉल्व होगी। और ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला आपको वाटर कलर थेरेपी, तो रोज सिर्फ आपको इसका पानी पीना है, नॉर्मली हर कोई पानी पी रहा है, तो अभी आप जो नॉर्मल पानी पी रहे हो उसके बदले आपको वो कलर्ड हो या वो पिरामिड वाला पानी पीना है। जैसे आप खाने से पहले अगर एक्यूप्रेशर के बॉल पर्टिकुलरली डाइजेशन के रिलेटेड या आपको एलिमेंट्स पे काम करना है, जैसे वाटर एलिमेंट कम हो गया है, लुब्रिकेशन की ज्यादा जरूरत है, अल्सर है, तो मैंने ये ग्रीन कलर का बॉल है खाने के पहले सिर्फ 2 मिनट तक रोल कर दिया, 20 मिनट के पहले से 2 मिनट तक रोल कर दिया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए कोई टाइम नहीं लगने वाला है। साउंड हीलिंग तो मैं अपने एंड से करती हूँ, काउंसलिंग मैं अपने एंड से करती हूँ। तो डाइट तो नॉर्मली हम लोग सब खाना खाते हैं, बट प्रिकॉशनरी वाला एक मैनेजमेंट वाला डाइट आपको खाना है, जिसमें अल्कलाइन रिच फूड होगा और आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको डाइट दिया जाए। ऐसे नहीं कि आपको अलग से खाना पकाना है या आपको बहुत ही रिजिड फ्रेमवर्क में दिया जाता है। आपका एक रिकॉल लिया जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपको क्या सूट करता है, आपको क्या सूट नहीं करता है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअलाइज डाइट दिया जाता है। तो ये इतना टीडियस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर तो हम लोग हार्डली बोलते ना, फेस एक्यूप्रेशर में सिखाती हूँ जो सिर्फ 5 मिनट में आपके सारे ऑर्गन्स कवर हो जाते हैं। सो इट इज हार्डली 15-20 मिनट्स जो आप अपने लिए निकाल सकते हो। आई एम श्योर वो मेडिसिन और मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है, मेडिसिन बंद नहीं करनी है। जैसे डायबिटीज की पेशेंट भी मेरे पास आते हैं तो मैं इनको ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन बंद करो, बट क्या होता है जैसे ही आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आ जाते हैं। वो डिजीज जैसे कि कोई इंसुलिन पे है तो वो मेडिकेशन पे आ जाता है, वो मेडिकेशन पे है तो डॉक्टर उनको बोल देता है कि अब आप डाइट और एक्सरसाइज से ये मैनेज करो, बिकॉज उनके शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं या उनका बीपी कंट्रोल में आ जाता है, तो उनकी मेडिकेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो इस केस में भी आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करिए, बट आपको रिलीफ इतनी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके डॉक्टर से आपकी मेडिकेशन का डोज कम कर देंगे और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए ही ये चीजों को मेंटेन कर पाओगे। तो कोई टाइमलाइन ऐसा होता है जैसे आपका ट्रीटमेंट अगर हम शुरू करता है कोई पेशेंट या मैं करूँ तो वो जनरली कोई टाइम लाइन है कि उसको थोड़ा रिलीफ आ जाए, वो रिमिशन में आ जाए, 2-4 महीना या 6 महीना या 8 महीना, या पेशेंट टू पेशेंट ये डिफरेंट होता है रिलीफ मिलने में? से डिपेंड करता है कि यस ये डिजीज कब से है, आपको कितने सालों से है, वेदर ये एक्यूट है, रिसेंटली अभी हुई है, या क्रोनिक डिजीज है। तो कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है जैसे कि 6 महीना साल भर से आप ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, या 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट का टाइम भी उतना ज्यादा लगता है, बट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है विद इन 15 डेज, 15 डेज टू 30 डेज में क्रोनिक डिजीज में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और एक्यूट है, रिसेंटली आपको हुआ है महीना भर पहले, 2 महीना पहले, तो विद इन अ वीक आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और मेंटेनेंस फेज जैसे होता है वैसे ये मेंटेनेंस फेज में चलता है, आप खुद ही अपने आप को ट्रीटमेंट देना फिर शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे अगर कोई रिसेंटली डायग्नोस अगर यूसी पेशेंट है और आपके पास जाता है, अगर 1 आध महीने पुराना है, उसकी शुरुआत हुई है फर्स्ट टाइम, तो वो अगर पहले ही आपके साथ मिलके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करा के अगर वो
रिमिशन में आ जाता है और उसको मेंटेन करता है, तो उसका ज़्यादा अच्छा चांस है उस रिमिशन को मेंटेन करने का बनिस्बत उस आदमी के जो कि क्रोनिक कंडीशन में है। ऐसे ही होता है। यस, जो ओके। रिसेंट वाला है उसे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, यानी वो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, उसके पहले ही हमने उसका सोल्यूशन ले लिया है। और जो क्रोनिक वाला है उसमें होप्स छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको भी डेफिनेटली रिजल्ट आता है। बट जैसे मैंने बोला कि पेशेंस रखने पड़ते हैं, उनको भी जैसे एक 15 दिन में बहुत मेजर चेंजेस उनके बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। 1 मंथ में तो यू कैन से 60 to 70% प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। So they ओके। don't have to worry. They just have to keep little patience और रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके। और एक सवाल और आता है क्वेश्चन, क्योंकि आई गेट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम सो मेनी पीपल ऑल ओवर द इंडिया। तो दो सवाल एक आते हैं। पहला तो कि भाई मुझे तो कोई स्ट्रेस है नहीं, लेकिन मुझे क्यों हो गया, एक पहला सवाल बोलते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं। और दूसरा ये है कि आप अभी मेरे ख्याल में आप बॉम्बे में, यू आर बॉम्बे बेस्ड, तो राइट। अगर किसी पेशेंट को आपको कांटेक्ट करना हो, आपसे ट्रीटमेंट लेना हो, तो वो कैसे होगा? तो ये दो सवालों का जवाब अगर आप दे सकें, इसमें कुछ हेल्प कर पाए। डेफिनेटली। बेसिकली क्या है कि लोग डिनायल में बहुत ज्यादा होते हैं, कि वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। पहली बात, या तो वो डिनायल में होते हैं, या तो सेकेंडरी क्या होता है कि काफी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट होता है। आपको भी नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मुझे इतना इम्पैक्ट किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर पैटर्न में कैरी करते हो। आपकी एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है और आप वो रिपीट करते हो। जैसे कि अगर आपकी पैटर्न है कि कोई ट्रिगर पॉइंट है और वो ट्रिगर पॉइंट प्रेस किया जाए तो आप वैसे ही, आप अदरवाइज बहुत शांत रहते हो, बट वो ट्रिगर पॉइंट प्रेस किया जाए तो आप सडनली आप फ्लिप मोड में चले जाते हो। तो कैसे होता है कि आपको वो स्ट्रेस है या वो पर्टिकुलर पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, कभी कभी हमें खुद को भी पता नहीं होता है। और ये आपकी चाइल्डहुड डेज से होता है। जैसे ही बचपन में 7 से 8 साल तक जो है आप अपने ब्लूप्रिंट सेट करते हो, तो जो एक्सपीरियंसेस आपने बचपन में लिए होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो इम्प्रिंट हो जाते हैं, और वो पैटर्न्स आप रिपीट करते हो, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता। तो आप जब उनसे बात करते हो तो वो बोलेंगे कि मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, या मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जब हम लोग वो मैं उनसे बातें करती हूँ काउंसलिंग सेशन में, एंड विद इन 5 मिनट्स आई कैन इमीडिएटली पिन पॉइंट कि ये पर्टिकुलर पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हो और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। वाह, तो वेरी कभी कई इंटरेस्टिंग। बार आप खुद को ही नहीं समझ पाते और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो सवाल आपने बोला कि मैं मुंबई बेस्ड हूँ तो लोगों तक कैसे ट्रीटमेंट के लिए रीच कर पाऊंगी। यस, कोविड के पहले, ये पेंडेमिक के पहले ऐसे ही था कि मैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट करती थी, 1-to-1 ट्रीटमेंट करती थी। बट लकीली थ्रू कोविड नाउ आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय मेनी पीपल, यानी इंडिया के हर एक स्टेट में मेरे पेशेंट है, और हर एक डिफरेंट डिजीज के लिए मैं उनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। इनफैक्ट जर्मनी से, एक्सेलेंट। दुबई से और लंदन से भी पेशेंट है जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये वाह। पेंडेमिक ने एक स्पेस मेरे लिए ओपन कर लिया है कि जैसे वर्चुअल मीट करके मैं लोगों को काउंसलिंग करके, साउंड हीलिंग करके या थेरेपीज एक्सप्लेन करके उनको ये ट्रीटमेंट बता सकती हूँ। मैं वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ जहाँ पे ये थेरेपीज मैं उनको सिखाती हूँ। जैसे 5 दिन का प्रोग्राम होता है, तो एक दिन मैंने उनको फेस एक्यूप्रेशर सिखा दिया, दूसरे दिन आयुर्वेदिक कलर थेरेपी जिसमें आपको सिर्फ स्केच पेन यूज करना है और आपको लगा देना है अपने हाथ पे और आपको रिलीफ मिल जाता है। इमोशनल ब्लॉक क्लियरिंग, साउंड हीलिंग, डाइट के बारे में, जैसे ये एसिड साइकिल एक पर्टिकुलर रिसर्च सब्जेक्ट है, तो ये जो भी मैं डिस्कस करती हूँ वो कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये रिसर्च सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, और ये इजी टू यूज मेथड एंड टूल्स है। तो मैं वर्कशॉप के द्वारा लोगों को अप्रोच करती हूँ। काफी लोग हैं जिनको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो काउंसलिंग सेशन उनके लिए डिसाइड होता है, और उसमें फर्स्ट काउंसलिंग सेशन में ही मैं उनको बता देती हूँ कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उनको कैसे आगे प्रोसीड करना है। ओके। तो और एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, वर्चुअल मीट में, जूम मीट में, इट्स आर पॉसिबल, एंड एज सच आई डोंट हैव टू एक जो क्वेश्चन। डायग्नोज। मैं हाँ। जैसे ही उनसे हाँ बात हाँ। करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। ओ So I don't, I वाह। सो ask them कि वंडरफुल। मुझे आप अपने बारे इट में इज कुछ इट भी इज मत बताइए। हाँ। आप मुझे ये मत हाँ। बताइए कि आपको डिजीज क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ मुझसे बात करिए और 5 मिनट में मैं बता देती हूँ कि ये चीजें हैं और यहाँ यहाँ आप अटके हुए हैं। एक सरप्राइज कि आपको कैसे पता चलता है कि टू द पॉइंट कि आई कैन मेक आउट कि उनकी पर्टिकुलर लाइफ में अब क्या चल रहा है।
It is very surprising as well as it is very reassuring to know that a doctor can understand the root of the problem. क्योंकि मेरा अपना मानना है, आपने बिल्कुल सही बोला है, एलोपैथी में वो लोग रूट पे नहीं काम कर पाते हैं, उन्हें उन्हें जब तक वो सिर्फ लीव्स पे काम करते हैं, और रूट पे जब तक वो पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये बहुत अच्छा है कि अगर हम इसको पहले ही से रूट पे अगर उसको हम पहचान के जान के उस पर हम कुछ प्रोएक्टिवली काम करें, तो हमें मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को बहुत फायदा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे पहले पूछना चाहिए था, डाइट से के साथ ही था, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जो इस डिसीज में मैंने बहुत देखा है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर रिमिशन में हो तो आप क्या खा रहे हो, आपको क्या चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं। तो मैं उससे बोलता हूँ, मैं राइट अवे बोलता था कि मैंने ये चीज़ें फॉलो करी हैं और ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं खा रहा हूँ, बाहर का नहीं खा रहा हूँ, या कटा हुआ नहीं खा रहा हूँ, और ये दाल खा रहा हूँ या खिचड़ी खा रहा हूँ, इस टाइप का मैंने अगर बोला, तो वही अगर दूसरा तीसरा बंदा आया, उसने बोला थी ये खाने से जो आप मुझे बता रहे हो इससे तो मेरे को दिक्कत होती है। तो बाय द टाइम मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे लिए ये खाना काम कर रहा है, ये डाइट काम कर रही है, आप अपना देखो कि आपको क्या चीज़ से फ़ायदा नुकसान हो रहा है। तो क्या ऐसा होता है क्या, मतलब आपने बोला जो कि डाइट में आप करती हैं काम, इसमें भी एक डाइट आपका एक बड़ा पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का। तो क्या ऐसा है कि कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को रोटी नुकसान कर रही है, हो सकता है कि वो दूसरे बंदे को रोटी उतना नुकसान ना करे। इसमें भी देखा गया कि वो ग्लूटेन फ्री और ग्लूटेन और इतने सारे फैट्स आ गए हैं कि ये खाओ और ये मत खाओ। और कुछ लोग तो मैंने देखा है इस डिसीज़ में सिर्फ या तो प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं या सारा प्रोटीन छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सब्जियां ही खा के जी रहे हैं, और यानी मतलब कुछ लोग खिचड़ी खा के जी रहे हैं। तो ये मेरे बहुत कंफ्यूजिंग रहा मुझे कि डाइट में भी एक चीज़, एक सिंगल एक 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 टेम्पलेट हम एक डाइट का दे नहीं सकते सारे पेशेंट्स को। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है, चाहे इस डिसीज में हुआ हो या किसी और डिसीज में, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो? यस सर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक पेशेंट यूनिक है, इंडिविजुअलाइज्ड है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको सूट कर रही है वही चीजें दूसरों को सूट करे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कैसे वेदर में रहते हो, रिलीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बोलते हो कि ग्लूटेन फ्री डाइट, जिसको व्हीट सूट कर रहा है उसको सूट करेगा। जैसे लोग साउथ कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वो राइस बेस्ड चीजें ज्यादा खाते हैं, राइस और फिश वो उनका स्टेपल डाइट होता है। तो वो उनका जेनेटिकली ही जो बॉडी सिस्टम है वो उसके लिए यूजफुल है। जैसे कि वेट लॉस के लिए जो पेशेंट जाते हैं वो पहले राइस छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि राइस खाओ तो वजन बढ़ जाएगा। बट मैं उनको कहती हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड रखिए, अगर आप कोस्टल एरिया से, आप महाराष्ट्र से, आप साउथ से है, तो वो लोगों को राइस बहुत जल्दी से सूट होता है। यानी राइस खाने से उनका वजन नहीं बढ़ेगा, उल्टा वो लोग व्हीट खाते तो उनका वजन बढ़ता है। ये मेरे 20 इयर्स की एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हर एक के लिए डाइट जो होता है ना वो इंडिविजुअलाइज रहता है। जैसे कि अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस केस में विटामिन सी रिच फूड खाना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज आपकी डिजनरेटिव डिजीज है इसलिए। तो जैसे विटामिन सी रिच फूड जो है वो सिट्रस फ्रूट आता है, लेमन बोल लो, ऑरेंजेस बोल लो या स्वीट लाइम बोल लो। तो खट्टी चीजें जो खाते हैं तो आपको वो सूट होता है। तो ये भी इंडिविजुअलाइज है कि काफी लोगों को ये सिट्रस फ्रूट सूट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं। और काफी केसेस में उनको सूट नहीं होता है, वो लेने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि अगर मैं ये चीज खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे इससे तकलीफ बढ़ रही है या कम हो रही है। एट द सेम टाइम आप देखिए कि उस टाइम पे मेरा इमोशनल स्टेट क्या था, यानी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं एंगर में हूँ, और फिर मैंने ये खाना खाया तो मेरी चीज एग्रीवेट हो रही है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे सूट कर रही है वो डेफिनेटली आपको सूट होगी। या जो चीजें जैसे कि अभी 7 ग्रेन फूड सब लोग साथ में सारे ग्रेन्स मिक्स करके वो वाली चीजें खाते हैं। तो अगर आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है कि वो एक ग्रेन को भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो 7 ग्रेन को कंबाइन करके आप खा लोगे तो कैसे डाइजेस्ट कर पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि जैसे हम लेबल कर देते कि सैलेड खाना बहुत अच्छा है, सूप खाना। जैसे कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो उसने रॉ फॉर्म में सैलेड खा लिया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो डाइट्स होते हैं वो बहुत इंडिविजुअलाइज होते हैं। डाइट बेसिकली बैलेंस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड होना चाहिए, आपके इमोशनल स्टेट पे डिपेंड होना चाहिए, अवेलेबिलिटी पे अब डिपेंड होना चाहिए, आपको क्या सूट कर रहा है इंडिविजुअली चीजें और क्या चीजें आपको सूट नहीं करनी चाहिए।
कि आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कभी कभी दलिया बहुत हेल्दी है, सभी को सूट करता है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं, जैसे खीरा बहुत हेल्दी है, वाटरमेलन बहुत हेल्दी है, बट ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि खीरा खाने से मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, वाटरमेलन खाने से मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये इंडिविजुअलाइज है। कभी कभी पर्टिकुलर फूड आइटम आपके लिए, आप एलर्जिक हो उस फूड आइटम के लिए, और ये डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। तो आप जब वो खाते हो और आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आपको वो एड्रेस करना है कि ये किस टाइम पे हुई है, और वेदर एट उस पर्टिकुलर टाइम पे आप इमोशनली बहुत लो थे या नेगेटिव स्टेट में थे और उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है जो डाइट आपको सूट हो रहा है वो मुझे या आपके दूसरे अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को सूट होता है। इंडिविजुअलाइज डाइट होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब मैं डाइट भी प्लान करती हूँ, आई टेक द रिकॉल और कंप्लीट रिकॉल सिस्टम लेकर फिर उनको डाइट दिया जाता है जो इंडिविजुअलाइज। सॉरी, ये कनेक्शन कट गया, मेरी तरफ से हुआ, पता नहीं आपकी तरफ से हुआ, समझ नहीं आया मुझे। मेरा ऑन था, इट्स ओके। आपका ठीक था, अच्छा। तो हम बस क्लोज करते हैं, इसमें मैं आपका अलग से डाल दूंगा। हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है इसका। मैं कह रहा था डॉक्टर, लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो मेरे खत्म हो गए, और थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूबल जानकारी दी। और मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो आप डॉक्टर ने जो बोली है, डॉक्टर शीतल ने जितनी बातें बताई हैं, वो बहुत कॉमन सेंसिकल नॉलेज बातें हैं। और सबसे कमाल की बात मुझे उनकी लगती है, उन्होंने बोला कि शी कैन गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और मेरे लिए या आप सब किसी भी यूसी पेशेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप सब समझ सकते हैं कि अगर आपको रूट कॉज पता लग गया किसी डिसीज़ का या किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर शीतल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ, जो उनका टाइमिंग है, जो जिस समय वो अवेलेबल होती हैं, वो सारा मैं डिटेल इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, और आप उनको सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ठीक रहेगा ना डॉक्टर शीतल, आपको सीधे कांटेक्ट कर लें? यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग सेशन में रहती हूँ तो मैं फोन कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। तो इट्स बेटर आप मुझे व्हाट्सएप पे, यही नंबर जो मैंने आपको दिया है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना मैसेज और अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा और जैसे ही मैं फ्री होगी मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल फॉर गिविंग अस दिस थैंक यू। वैल्यूबल टाइम। और आप इतना बढ़िया आपने सब सब बताया, तो डेफिनेटली ये लोगों की बहुत हेल्प करेगा। और आप, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हज़ारों लोगों को आप उनको रिलीफ देंगी, उनको फ़ायदा देंगी, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।